हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएमपी और हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेशर सोर, बेड सोर, डिक्यूबिटस अल्सर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेड सोर। यह हमारी 100 डेज चैलेंज का 5वां दिन है और इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेड सोर के बारे में। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा हम ब्रेड एंड स्किल के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो प्रेशर सोर होता है उसको हम बेड सोर या फिर डिक्यूबिटस अल्सर भी बोलते हैं। प्रेशर सोर होता क्यों? देखो, जब पेशेंट या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन की जो स्किन होती है वो या तो रगड़ जाती है या फिर ज़्यादा देर तक प्रेशर होने की वजह से टिश्यू में ज़्यादा देर तक प्रेशर होने की वजह से वहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं पहुँच पाता है, परफ्यूजन नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बेड सोर हो जाता है, प्रेशर सोर हो जाता है, डिक्यूबिटस अल्सर हो जाता है। तीनों एक ही नाम है, ठीक है। तो प्रेशर सोर क्या होता है? लोकलाइज डैमेज टू द स्किन। जैसे कि अगर कोई पर्सन सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन बोले तो जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे ही बेड पर लेटा हुआ है, तो होगा क्या, जैसे कि ये वाला पार्ट है, स्कैपुला इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर दबेगा, मतलब यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो टिश्यू दबेगा तो वहाँ पर ब्लड का परफ्यूजन नहीं पहुँच पाएगा। जब ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, परफ्यूजन नहीं पहुँच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी, तो जिसकी वजह से वहाँ पर बेड सोर हो जाएगा। वहाँ की जो स्किन हो जाएगी वो डेड हो जाएगी या फिर नेक्रोटिक हो जाएगी। ये कॉज करते हैं बेड सोर को, ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं बेड सोर के कॉजेज़ के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, और प्रिवेंट करने के अलावा इसका ट्रीटमेंट क्या है, बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं इसके कारण क्या हैं। तो फर्स्ट कॉज क्या है? प्रेशर अगेंस्ट मैट्रेस। हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट हुआ है, तो पेशेंट जब बेड पर लेटा हुआ है, तो क्या होता है, जब पेशेंट बेड पर लेटा हुआ होता है तो जैसे ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी का मतलब होता है नीचे की ओर धकेलना। बेड पर पेशेंट लेटा हुआ है और नीचे मैट्रेस है, मैट्रेस हार्ड है, रिंकल्ड है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी उससे रब होगी तो वहाँ पर प्रेशर भी पड़ रहा है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर प्रेशर सोर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला कॉज क्या है? पहला कॉज है प्रेशर अगेंस्ट मैट्रेस के अगेंस्ट प्रेशर लगना, जिसकी वजह से प्रेशर सोर हो जाता है। दूसरा है, तो क्या होता है, फ्रिक्शन विद हार्ड और रफ सरफेस से फ्रिक्शन हो जाना, रगड़ते रहना, उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर हो जाता है, प्रेशर सोर हो जाता है। नेक्स्ट है मॉइस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ पेशेंट होते हैं जैसे कि बेड पर लेटे हैं, उनको इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, उसी में यूरिन कर लेते हैं, कपड़े में यूरिन कर लेते हैं, फीकस पास आउट हो जाता है, और बहुत स्वेटिंग होती है, मतलब ज़्यादा उनको स्वेटिंग हो रही, जिसकी वजह से उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। जब कपड़े गीले हो जाते हैं, अंडरगारमेंट गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर सोर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बेड सोर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और कहीं कहीं जैसे कि डायपर पहनाने की जो व्यवस्था होती है, जब डायपर पहनाते हैं तो वहाँ पर भी अनकॉन्शियस पेशेंट है, बता नहीं पा रहा है, कॉन्शियस नहीं है, तो जब बताएगा नहीं और टाइमली उसको चेंज नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर भी चांस होते हैं कि उसको प्रेशर सोर हो जाते हैं, डिक्यूबिटस अल्सर हो जाते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है? शेयरिंग फोर्स का मतलब होता है एक तो ग्रेविटी का फोर्स, दूसरा होता है रफ सरफेस से उसका फ्रिक्शन। जैसे कि अब मान लो पेशेंट को कहीं शिफ्ट करना है, स्ट्रेचर, बेड से स्ट्रेचर पर जब शिफ्ट किया जाता है तो ग्रेविटी का भी फोर्स पड़ता है और फ्रिक्शन भी होता है बॉडी का स्ट्रेचर के साथ। तो ये होता है शेयरिंग फोर्स विद ग्रेविटी के साथ जो फोर्स होता है, जो उसको बोलते हैं शेयरिंग फोर्स, ठीक है। ये कॉज करता है प्रेशर सोर को। नेक्स्ट है बेड रिडन और चेयर बाउंडेड। जो पेशेंट होते हैं बेड पर ही लेटे रहते हैं, जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट हो गए और ट्रॉमा, स्ट्रोक, ऐसे जो पेशेंट होते हैं ज़्यादा दिनों तक पेशेंट बेड पर लेटे रहते हैं, और जो चेयर पर ही बैठे रहते हैं, वो पेशेंट जो चेयर पर ही बैठे रहते हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनको भी प्रेशर सोर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है
पेशेंट्स विथ सेंसरी एंड मोबिलिटी डेफिसिट, पेशेंट विथ सेंसरी एंड मोबिलिटी डेफिसिट मतलब जो सेंस में नहीं है, अनकॉन्शियस है या फिर जो कोमा में है, और मोबिलिटी डेफिसिट जो चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह तो बैठे हैं या तो लेटे हैं, चांसेस है कि उनको बेड सोर हो जाएंगे, उनको प्रेशर सोर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट के कारण है ओबेस पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स, क्रोनिक इलनेस, इमोबिलिटी। ओबेस पर्सन, अब ज़्यादा मोटा पर्सन है वो ज़्यादा लेटेगा तो जितना मोटा होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा नीचे और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे प्रेशर सोर होने के। नेक्स्ट है एल्डरली, ज़्यादा बूढ़े होते हैं तो उनमें न्यूट्रिशन की भी कमी होती है जिसकी वजह से वो प्रेशर सोर होने के चांस होते हैं। एंड क्रोनिक इलनेस, ज़्यादा दिनों तक रहने वाली बीमारी उनको हो गई जिसकी वजह से उनको बेड पर लेटे रहना होता है जो कारण बनता है। नेक्स्ट है इमोबिलिटी, जो पहले ही बता चुके हैं। इमोबिलिटी मतलब चल फिर नहीं पा रहे हैं, एक ही जगह पर लेटे हुए हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं जैसे कि चेयर पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या रीजन है, माल न्यूट्रिशन एंड अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। माल न्यूट्रिशन, पूरी तरह से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, खुद से कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि उनको क्या दिक्कत है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल बताया कि उनको डायपर बंधा हुआ है और उन्होंने सब कुछ यूरिन फीकस सब कुछ पास कर दिया उसी में, अब कोमा में है या फिर कॉन्शियस नहीं है और उनको टाइमली उनको चेक अगर नहीं किया गया तो क्या होगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहने से जो स्किन होती है उसका मैचुरेशन हो जाता है, उसका मतलब मैचुरेशन होने लगता है, फटने लगती है स्किन, उखड़ने लगती है जो कॉज करती है प्रेशर अल्सर को, बेड सोर को, ठीक है। तो ये सारे तमाम कॉजेज हैं प्रेशर सोर होने के, बेड सोर होने के। अब इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, इनको प्रिवेंट करने के तरीके क्या हैं। पहली बात, क्योंकि अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है, बेड रिडन है, चेयर बाउंडेड है, बेड बाउंडेड है, बेड रिडन है, तो क्या करना है, फ्रीक्वेंट टर्निंग ऑफ पेशेंट्स एट टू अर्ली। उनको क्या करना है, फ्रीक्वेंटली हर 2-2 घंटे में उनको टर्न करते रहना है, उनको पोजीशन को चेंज करते रहना है, जिसकी वजह से एक ही जगह पर वहाँ पर दबाव ना पड़े, जिसकी वजह से प्रेशर सोर ना क्रिएट हो। नेक्स्ट, यूज स्पेशल मैट्रेस। स्पेशलाइज मैट्रेस होते हैं जैसे कि एयर मैट्रेस हो गए, वाटर मैट्रेस हो गए, इनको आपको यूज़ करना है जब जैसे कि कोई जो मोटे पेशेंट होते हैं या फिर जो बेड रिडन होते हैं या फिर जिनको क्रॉनिक इलनेस होते हैं और जो कोमा में होते हैं, उनको चाहिए कि ऐसे वाटर मैट्रेस, एयर मैट्रेस का यूज़ करें जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा ना पड़े और कॉज ना करे प्रेशर सोर को। नेक्स्ट है यूज इमोलियंट्स और बोनी प्रोमिनेंसेस। अब लुब्रिकेशन का भी यूज़ करना है। जब माल न्यूट्रिशन देखो कॉज था प्रेशर सोर होने का, इसलिए के लिए क्या करना है, आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, इमोलियंट यूज़ करना है जिसकी वजह से बॉडी मॉइस्चर रहे और फ्रिक्शन हो तो वहाँ पर कोई प्रेशर सोर ना हो, ठीक है। आपको इमोलियंट्स यूज़ करते रहना है, लुब्रिकेशन करना है स्किन को। नेक्स्ट है यूज ब्रेड क्रेडल। ब्रेड क्रेडल वैसे तो बर्न पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो लिनन होती है ऊपर का लिनन का पार्ट बॉडी के कांटेक्ट में ना आए, उसके लिए हम ब्रेड क्रेडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैक केयर। पीठ की केयर आपको करते रहना, कैसे करनी है, वार्म वाटर लिया, सोप लिया, साबुन लिया, उससे धुल दिया, धुलने के बाद उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको जो पाउडर होता है पाउडर उसको लगाना है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ की जो स्किन होगी वो सूखी रहेगी, ड्राई रहेगी और चांसेस कम हो जाएंगे प्रेशर सोर होने के। नेक्स्ट है यूज ड्राई एंड रिंकल फ्री मैट्रेस। ऐसे मैट्रेस का यूज़ करना है, ऐसे गद्दों का यूज़ करना है जिनमें ना तो ज़्यादा रिंकल्स हों और ड्राई हों, गीले होंगे तो वहाँ पर प्रेशर सोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ROM, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज करवानी है कि उनको एक ही जगह पर बैठे नहीं रहना है, अगर वो जितना मूवमेंट कर सकते हैं उतना उनको मूवमेंट करवाना है, चल फिर सकते हैं तो उनको मोबिलाइज करवाना है, चलवाना भी है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवानी है। नेक्स्ट अवॉइड एलिवेटिंग द हेड ऑफ द पेशेंट। 30 डिग्री से ज़्यादा पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है, 30 डिग्री से ज़्यादा उसको नहीं उठा के रखना है। हाँ थोड़ी देर के लिए है आप उठा के रख सकते हैं 30 डिग्री से ज़्यादा, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको 30 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट नहीं करना है। क्या होता है देखो,
पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है, अगर 30 डिग्री से ज़्यादा उसको एलिवेट कर देंगे तो उसका सारा बॉडी का पार्ट नीचे बटक्स पर आ जाएगा, नीचे वाले पार्ट पर आ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फोर्स होगा, फोर्स भी लगेगा, फ्रिक्शन भी होगा। अगर वहाँ पर डाइपर पहने हैं और वहाँ पर मॉइस्चर है तो बहुत जल्दी वहाँ पर प्रेशर सोर क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए 30 डिग्री से ज़्यादा उसको एलिवेट नहीं करना है बेड को, हेड ऑफ द बेड। एंड अगर थोड़े समय के लिए करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे टूल्स प्रेशर अल्सर को, बेड सोर को बचाने के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रिवेंट कर सकते हैं प्रेशर सोर होने से। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट इसका क्या है। ट्रीटमेंट देखो, ट्रीटमेंट में ये है, इसको हीट प्रोवाइड करनी है 100 वाट बल्ब की 10 मिनट तक फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स। और यहाँ पर डिस्टेंस कितने रखनी है, 45 to 60 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वुंड। अगर जैसे कि ये वुंड है, यहाँ वुंड हो गया, तो यहाँ पर 45 से 60 सेंटीमीटर दूर से 100 हीट प्रोवाइड करनी है, कितनी, 100 वाट बल्ब की। ठीक है, एक ये होगा। दूसरा क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंसुलिन इन वुंड। जो घाव होता है, घाव में जैसे कि यहाँ पर वुंड है, यहाँ पर 1 से 2 ड्रॉप इंसुलिन की इंस्टिल कर देनी है, जिसकी वजह से वो घाव ठीक हो जाएगा, ठीक होने में हेल्प करता है इंसुलिन। नेक्स्ट है यूज वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट। वाटरप्रूफ ऑइंटमेंट का यूज़ करना है, जैसे कि जिंक ऑक्साइड जो होता है वो वाटरप्रूफ होता है, इसलिए इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट है यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लीनिंग करने के लिए, वुंड की क्लीनिंग करने के लिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इनका ट्रीटमेंट था। अब यहाँ पर बात करते हैं ब्रेडन स्केल की। ब्रेडन स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल होती है जो यूज़ की जाती है बेड सोर को चेक करने के लिए। ब्रेडन स्केल इज एन इम्पोर्टेंट स्केल टू मेजर बेड सोर को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पर हम ब्रेडन स्केल का यूज़ करते हैं। ब्रेडन स्केल की इन्वेंशन किसने किया था, बारबरा ब्रेडन और नैन्सी ब्रैगस्ट्रोम ने। बारबरा ब्रेडन एंड नैन्सी ब्रैगस्ट्रोम ने 1987 में मिल करके इस ब्रेडन स्केल का इन्वेंशन किया था। इसमें 6 कंपोनेंट्स आते हैं। कितने आते हैं, 6 कंपोनेंट्स। पहला है सेंसरी परसेप्शन, जिसमें 1 से लेकर के 4 नंबर दिए जाते हैं। दूसरा है मॉइस्चर में 1 से लगाकर 4 नंबर दिए जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे दिए जाते हैं, या तो 1 दिया जाएगा, या तो 2 या 3 या 4। ठीक है, एक्टिविटी इसमें 1 से लेकर के 4, मोबिलिटी में 1 से लेकर के 4, न्यूट्रिशन में भी यहाँ पर 1 से लेकर के 4 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर फ्रिक्शन एंड शेयरिंग फोर्स होता है, वहाँ पर 1 से लगाकर 3, 1 दिया जाएगा, या तो 2 दिया जाएगा, या तो 3 दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल स्कोर जो बन जाता है मिनिमम वो होता है 6, और जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो होता है 23 को ही टोटल स्कोर बोलते हैं। अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द मिनिमम स्कोर ऑफ ब्रेडन स्केल, वो होता है 6, एंड व्हाट इज़ द टोटल स्कोर या फिर मैक्सिमम स्कोर ऑफ ब्रेडन स्केल, वो होता है 23। ठीक है, अब जितना कम स्कोर होगा ब्रेडन स्केल का, जितना कम उस स्कोर होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहाँ पर प्रेशर सोर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इंडिविजुअल पर्सन का 18 से कम आ रहा है क्या, ये स्कोर ब्रेडन स्केल का स्कोर अगर 18 से कम आ रहा है तो वहाँ पर चांसेस है कि उसको प्रेशर सोर हो जाएगा। ब्रेडन स्केल का स्कोर अगर 19 से ज़्यादा आ रहा है तो पेशेंट नॉर्मल है। अगर 15 से 18 आ रहा है तो यहाँ पर माइल्ड कंडीशन है। 13 से 14 आ रहा है तो मॉडरेट है। 10 से 12 है तो सीवियर है। अगर 9 से कम आ रहा है तो वेरी सीवियर कंडीशन है। तो वहाँ पर ब्रेडन स्केल का अगर इतना 9 से कम स्कोर आ रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको प्रेशर सोर हो जाएगा, डेक्यूबिटस अल्सर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस के बारे में। 4 स्टेजेस होती हैं, 5 मिला करके यहाँ पर अनस्टेबल स्टेज को मिला करके 5 स्टेज हो गई हैं। पहली स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, अनस्टेबल स्टेज। पहली स्टेज में क्या होता है, स्किन इंटैक्ट होगी, मतलब वहाँ पर खुली हुई स्किन नहीं होगी, वहाँ पर घाव भी नहीं होंगे और वहाँ पर अब ब्लिस्टर भी नहीं होंगे, ब्लिस्टर भी वहाँ फॉर्म नहीं होंगे। स्किन क्या होगी, रेड होगी इंटैक्ट स्किन के साथ। दूसरे स्टेज में क्या होगा, पार्शियल थिकनेस एंड जो वहाँ पे एपिडर्मिस होगी और डर्मिस होगी, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पर ब्लिस्टर भी फॉर्म हो जाएंगे। सेकेंड स्टेज में ब्लिस्टर बन जाते हैं और किन लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है,
एपिडर्मिस और डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा है थर्ड स्टेज फुल थिकनेस भी आ जाता है, इसको कहते हैं फुल थिकनेस डैमेज टू टिश्यू जो होता है उसका पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और सेकेंड स्टेज में टिश्यू का पार्शली आधे तरीके से उसका डैमेज होता है। जो थर्ड स्टेज है वहाँ पर क्या होता है, सबक्यूटेनियस फैट विजिबल हो जाता है। सबक्यूटेनियस जो फैट होता है वो विजिबल हो जाता है थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, फुल थिकनेस डैमेज हो जाता है टिश्यू का और वहाँ पर बोन टेंडन और जो यहाँ की जो मसल होते हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। ठीक है। जो पांचवा अनस्टेबल है, अनस्टेबल में क्या होता है, ग्रीनिश येलोइश या फिर ब्राउनिश कलर का नेक्रोटिक टिश्यू हो जाता है। ठीक है। तो ये होता है अनस्टेबल में। ये 4 स्टेजेस हैं, दोबारा बताते हैं। पहली स्टेज कैसा होगा, रेडनेस होगी, वहाँ पर स्किन इंटैक्ट होगी। दूसरे स्टेज में पार्शियल थिकनेस होगा, डैमेज होगा टिश्यू का और एपिडर्मिस और डर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होगा और ब्लिस्टर प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर ब्लिस्टर फूट जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस फैट विजिबल दिखेगी। सबक्यूटेनियस फैट थर्ड स्टेज में विजिबल होती है और यहाँ पे फुल थिकनेस डैमेज होता है टिश्यू का। चौथे स्टेज में क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर बोन टेंडन एंड मसल होते हैं वो विजिबल होंगे चौथे स्टेज में। ठीक है। इसके अलावा फुल थिकनेस टिश्यू लॉस होगा एंड जो अनस्टेबल है उसमें ग्रीनिश येलोइश एंड ब्राउनिश नेक्रोटिक टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा। इस प्रकार के टिश्यू दिखेंगे। तो ये होती है ब्रेडन स्केल और ये होती हैं इसकी 4 स्टेजेस। तो मैंने बात किया ब्रेडन स्केल। इसकी खोज किसने की, 1987 में बारबरा ब्रेडन एंड नैन्सी ब्रैगस्ट्रोम ने की थी। और इसके बारे में 6 सब क्लासेस है, 6 चीज़ें बताई गई जिसका मिनिमम स्कोर होता है 6, मैक्सिमम स्कोर होता है 23। ठीक है। जो फ्रिक्शन एंड शेयरिंग है उसको 1 से 3 नंबर दिए जाते हैं, बाकी पाँचों को 1 से लगा करके 4 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है। टोटल स्कोर 23, मिनिमम 6। इसके अलावा बात की कॉजेज ऑफ बेड सोर, प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ बेड सोर। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इतनी सारी मेहनत करके मैंने बनाया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड अगर इससे आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो लाइक करना एंड वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में कुछ लिख देना एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड आई BMP फ्रॉम BMP सपोर्ट एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर द बेस्ट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।